गया आज का चैप्टर। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। प्रीवियस लेक्चर में हमने बिजनेस के ऊपर डिस्कशन की थी कि बिजनेस क्या होता है। तो सिंपली अगर हम बिजनेस को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि यार कोई भी बिजनेस जो है ना, हम तीन चीज़ों के ऊपर डेफिनेशन के अंदर उसको हम कंसिडर करेंगे। पहली चीज़ हम कहते हैं कि वो लीगल होगा। सेकेंड, वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होगा। कौन सी एक्टिविटी होगी? वो कुछ प्रोडक्ट बना रहा होगा या वो सर्विसेज दे रहा होगा। प्रोडक्ट वो है जो हमारे पास टेंजिबल होता है, जिसके एट द एंड ऑफ द डे आप पेमेंट करके कोई ना कोई अपने साथ कोई चीज़ हार्ड फॉर्म में लेकर चले जाते हो। सर्विसेज वो होती हैं जो आपके पास इंटेंजिबल होती है, जिसको आप जो है ना टच नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि क्या हो सकता है, वो नॉलेज हो सकता है या अंडरस्टैंडिंग हो सकता है या एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है जो अगला बंदा आपको रिजॉल्व करके देता है। इसके बाद हमने कहा कि थर्ड चीज़ उसके लिए जो ज़रूरी है वो हमारे पास क्या होगा कि वो लीगल होना चाहिए। और उसका मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट एमिंग है। ठीक है, अगर वो क्या करता है कि प्रॉफिट के लिए काम करता है तो वो बिजनेस कंसिडर होगा। अगर वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता तो उसको हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। क्योंकि हमारे पास अगर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखो तो कहती है कि यार उसमें कंट्रोल परफॉर्मेंस होगी, हमारे पास जो है ना सोशल अरेंजमेंट होगी, दो से ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? एक खास मकसद के लिए काम करेंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा उसका। अब वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम उसको जो है ना अगर बिजनेस में देखें तो उसका वो प्रॉफिट हो जाता है। अगर हम उसको जो है ना नॉट फॉर प्रॉफिट में देखें तो उसका सोशल बेनिफिट हो जाता है कि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उसके भलाई के लिए काम कर रहा होता है। तो जब हमने कहा कि हमारे पास बिजनेस जो है ना इन कैटेगरीज के ऊपर बेस करता है, तो फिर हमने कहा कि उसके 3 लीगल फॉर्म्स हम देख सकते हैं, जिससे हमारे पास सोल ट्रेडर भी आ सकता है, पार्टनरशिप भी आ सकता है और कंपनी भी आ सकती है। सोल ट्रेडर सिंपली हमने कहा कि जिसमें हमारे पास एक ओनर होता है जो क्या करता है? बिजनेस को स्टार्ट करता है, ऑपरेट करता है और उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। वो सारा का सारा काम, उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे होती है। चाहे प्रॉफिट हो वो सारा का सारा उसका होगा, अगर लॉस होता है तो वो खुद ही बियर करेगा उसको। इसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि एक बंदा कंटिन्यूटी नहीं रख सकता। कभी वो बीमार हो जाएगा, कभी क्या मसला आएगा, कभी किस वजह से वो छुट्टी करेगा। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ कि हम पार्टनर्स बन जाए। क्योंकि एक बंदे के पास सारी की सारी स्किल्स नहीं हो सकते कि वो फाइनेंस भी डील करे, वो मार्केटिंग भी डील करे, वो सेलिंग भी डील करे, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक दूसरा जो है ना प्रोजेक्ट अवेल कर सके। तो वो क्या करते हैं? वो जाते हैं पार्टनरशिप की तरफ कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके क्या कर लेते हैं, फ्रेंड्स वगैरह या जो है ना कोई भी होते हैं, वो अपने साथ एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें एक तो फंड ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरा हमारे पास प्लस पॉइंट क्या हो जाता है? ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? डिफरेंट स्किल आने की वजह से स्पेशलाइजेशन आ जाती है, तो वो उससे ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन नुकसान क्या हो जाता है? पार्टनर्स के आपस में लांझे। ठीक है, प्रॉफिट्स के ऊपर इश्यूज बन सकते हैं, डेथ के ऊपर इशू बन सकते हैं, कारोबार खत्म करने के ऊपर इशू बन सकते हैं। एक बंदा थक गया, 3 महीने काम कर लिया, कहते हैं जी मुझे अपना हिस्सा दो। अब कौन उसको पे करेगा? किसी के पास इतने पैसे ऑन द स्पॉट नहीं है कि उसको वो सारा हिस्सा पे कर दे। या एक बंदा उसको कहते हैं कि यार तुम दोनों सीरियस नहीं हो, बस मैं तुम दोनों से शेयर खरीदता हूँ। वो कहेंगे हम नहीं बेचते, कहेंगे नहीं बस हमने खरीदना है, मुझे दे दो, तुम लोग जा सकते हो। तो फिर मसले बन जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि वो क्या करते हैं? पार्टनरशिप डीड लिखते हैं, बैठते हैं, एक सरकारी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू उसको रजिस्टर करवाते हैं और वो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में इस किस्म के मसले जब आएंगे तो वो कानूनी तौर पे रिजॉल्व हो सके। लेकिन इन तमाम चीज़ों से बेहतर हमारे पास क्या है? अगर हम इसको कंपनी में कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि कंपनी में अगर आप देखो तो शेयर होल्डर अलग और उसके जो है ना जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब कनेक्शन नहीं है तो क्या होगी? ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है, ये मसला नहीं होगा कि फलाने ने छुट्टी की, फलाने ने ये कर लिया, फलाना पैसे खा गया, वो सारे मसले खत्म हो गए। डायरेक्टर्स या मैनेजर्स क्या कर रहे हैं? सारी कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर उनको क्या मिल जाता है? उनका डिविडेंड मिल जाता है, उनको उनका प्रॉफिट मिल जाता है और उसकी कंपनी भी सक्सेसफुल चलती है। और इस चीज़ को देखने के लिए कि फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा, तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर्स को बुलाते हैं, वो लोग इसकी कंपनी का ऑडिट करते हैं और उसको फिर देख सकते हैं। तो हमने कहा कि कंपनी 2 सूरतों में कर सकते हैं, या वो प्राइवेट जा सकता है या वो पब्लिक जा सकता है। प्राइवेट में अगर जाता है तो प्राइवेट ओनर्स होंगे उसमें, ठीक है, जिसमें मालिकान सारे के सारे प्राइवेट होंगे, कोई भी आम बंदा उसमें से शेयर नहीं ले सकता। वो इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनीज कोई भी हो सकती है। अगर वो उसको जो है ना चाहता है कि हर बंदा शेयर ले और उसकी वर्थ ज्यादा हो जाए, तो वो क्या करेगा? वो पब्लिक की तरफ जाएगा। तो जब वो पब्लिक की तरफ जाएगा तो फॉर द फर्स्ट टाइम वो अपने शेयर्स को इशू करेगा, प्राइवेट से जब कन्वर्ट होगा।
ठीक है, या वो अगर जो है ना पहली दफा इशू करता है तो आईपीओ जिसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। ठीक है, अब वो स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं होगी, यहाँ पे वो लोग होंगे जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो लोग फॉर द फर्स्ट टाइम शेयर्स को परचेज करेंगे। जब सारे के सारे शेयर बिक जाएंगे उसके बाद वो क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट पे ओपनली आम लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। अब जिस तरीके से वो जितने प्राइस के ऊपर बेचना चाहें वो उनकी मर्जी है। तो ये हमारे पास उसके कंपनी का एक प्रोसेस चलता है। जब हमने कंपनी का पूरा जो है ना एक स्ट्रक्चर उसके ऊपर हमने डिजाइन के लिए हमने कहा कि अगर हम एक कंपनी डिसाइड कर लेते हैं कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेट करने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ प्लान्स बनाने पड़ते हैं। तो ये चैप्टर आपके पास बेसिकली उसके ऊपर है कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ बिजनेस, कि अपने बिजनेस के नेचर को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, आपकी कंपनी में मुनाफा किन सूरतों में आता है आपके पास, फिर कंपनी को आप चाहते हो कि सक्सेसफुल हो जाए तो उनके लिए कौन से स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, क्या क्या चीजें हमें बनानी पड़ती हैं, उन तमाम चीजों के ऊपर इन्होंने डिस्कशन की। तो पहली चीज अगर आप देखो तो क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए वो काम कर रहा होता है। तो चाहे जो भी बिजनेस होगा उसका मेन मकसद प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो तो आपके पास जो है ना फिर एनजीओज हो गए, हॉस्पिटल हो गया, ये सारे के सारे फलाही इदारे बन जाते हैं। तो ये हमारे पास पहली डिस्कशन की हुई है। सेकंड फिर उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप देखो तो हमारे पास बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कहते हैं कि बिजनेस प्ले अ की रोल इन डिटरमाइनिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी। कि वही जो मैंने आपको कहा कि बिजनेस के ऊपर फिर माइंड में आता है कि यार बिजनेस वो जो है ना क्या कर रहा है, वो ऑलरेडी दूसरों को भलाई के लिए तो बैठा हुआ है। ठीक है, तो फिर वो भी तो सोशल अरेंजमेंट ही होनी चाहिए, उसको हम क्यों कहते हैं कि ये बिजनेस है। तो उसमें हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि उसका मेन मकसद जो है ना क्या है, मुनाफा कमाने के लिए वो बैठा हुआ है और वो हाई चार्ज कर रहा है, उस प्रोडक्ट के थ्रू प्रॉफिट्स गेन कर रहा है। जो वहां पे सर्विसेज वाले बैठे होते हैं वो फलाई काम कर रहे होते हैं और वहां से जो फीस वगैरह कलेक्ट करते हैं उसकी वजह से वो क्या करते हैं, आपको बेटर सर्विसेज दे सकते हैं। तो इस वजह से हम उसको क्या करते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसिडर करते हैं। तो एक तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, रोजगार मिल जाता है लोगों को। तो जब अर्निंग होगी लोगों की तो उससे क्या होगा, उसके प्रोडक्ट सेल होंगे, मार्केट चलेगी। दूसरा क्या होगा, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे तो जिनसे उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकता है। तो कहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी को अगर देखो तो हमारे पास तीन चीजें आती हैं कि नहीं आती। अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सबने पढ़ी हुई है। पहली चीज हमारे पास रेवेन्यू है, कॉस्ट है और प्रॉफिट है। ठीक है, सो कॉस्ट को देखो तो आपका खर्चा होता है, जो चीज आप बना रहे हो उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आ रहा है। मैनेजमेंट का कुछ पोर्शन भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो जब एक चीज बनती है तो उस तमाम पे हम कुछ ना कुछ खर्चा तो होता है हमारा। ये मार्कर है, अगर इसको मैं देखूं तो इसके ऊपर प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है, फिर इसकी निब है और फिर उसके अंदर जो है ना फोम इस्तेमाल हुआ है, तो वो भी तो उसके ऊपर भी तो खर्चा है। जब ये मैन्युफैक्चर हो रहा था, शेप हो रहा था, तो वहां पे फैक्ट्री भी, मशीन भी लगी हुई थी, मजदूर भी लगे हुए थे, काम कर रहे थे। ठीक है, फिर ये जो एक बनी है उसके ऊपर भी खर्चा हुआ है। तो वो तमाम जब सारे के सारे खर्चे मैं इकट्ठे कर लेता हूँ उसको हम कॉस्ट कहते हैं। फिर जब कॉस्ट हम डिसाइड कर लेते हैं फिर हम कहते हैं कि अब मैं बेचूंगा कितने का इसको। तो फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपने रेवेन्यू की तरफ, कि मैं उससे कितना मुनाफा हासिल करने वाला हूँ। तो रेवेन्यू बेसिकली क्या हुई कि इज द मनी कंपनी रिसीव बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स टू कस्टमर। कि जब आप सर्विसेज या वो चीजें लोगों को बेचते हो उससे जितना आप कमा रहे हो, ठीक है, तो आपने अभी उससे खर्चे नहीं निकाले, अभी आपने टैक्सेस और वो जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो अभी नहीं निकाले, सिर्फ मार्करों को बेच के जो आपने कमा लिया। इसकी सिंपल सी मिसाल यह है कि एक बंदे ने क्या किया, लाहौर गया, लाहौर से वो 10 मोबाइल उठा के ले आया, कहता है चलो जी पेशावर में वैसे भी जो है ना महंगा बेच जाएगा, हजार रुपए में मुनाफा कमा लूंगा। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करता है 10,000 रुपए का खरीद लेता है, यहाँ पे आके वो क्या कर लेता है उसको 11,000 का बेच लेता है। तो क्या ये उसका मुनाफा हुआ? ठीक है, 10,000 का उसने खरीदे और उसने 11,000 के बेच दिया, क्या ये प्रॉफिट है उसका? ये तो सिर्फ रेवेन्यू है। ठीक है, जो उसने जनरेट किया। अभी वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई है उसकी, जो लाने ले जाने का खर्चा हुआ है, वहां पे उसने स्टे किया, तो अगर वो भी 1,000 रुपए का हुआ हो, ठीक है, 1,000 रुपए का वो जो है ना उसका खर्चा हुआ है, तो फिर तो उसको कुछ नहीं ना मुनाफा हुआ ना नुकसान हुआ। हम कहते हैं कि जब हमारा ये जो है ना खर्चा पूरा हो जाता है तो उसके बाद अगर चाहे वो 1 रुपए भी कमा रहा हो वो प्रॉफिट कंसिडर होता है। तो हम ये खर्चे उससे माइनस करेंगे। तो वही बात कहते हैं कि रेवेन्यू क्या हुआ कि जब आपने प्रोडक्ट को बेच दिया या सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर दी जो आपको डायरेक्टली पैसे मिल गए। कॉस्ट हमने क्या कहा कि जो हमारा उसके ऊपर खर्चा आ जाता है वो है सारे के सारे, और फिर हमारे पास कहता है कि जो आपके पास खर्चे निकालने के बाद पैसे बच जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, रिमेनिंग इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी?
ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, वहां पे जाते हो, रेवेन्यूज होती हैं, रेवेन्यूज में से हमारा जो बनाने का खर्चा आता है हम वो हटा लेते हैं, फिर हमारा उसके ऊपर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा आता है वो हटाते हैं, फिर कंपनी ने अगर कोई इंटरेस्ट लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करेगा, फिर सरकार को टैक्स पे करेगा और फिर जो बच जाएगा वो उसका मुनाफा होगा। तो सिंपल अल्फाज में अगर उसने क्या किया हुआ है, 11,000 रुपए का मोबाइल बेचा है और उसका 800 रुपए का खर्चा उसके ऊपर हुआ है, तो 200 रुपए मुनाफा हुआ है कि नहीं हुआ। अब अगर वो बंदा कहते हैं कि मैंने 1000 रुपए मुनाफा किया तो वो बेवकूफ है कि नहीं, गलत बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, क्योंकि उसने उसमें से खर्चे निकाले ही नहीं। ठीक है, जब खर्चे निकल जाएंगे और जो बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट होता है। तो कल मैंने आपको क्या कहा कि ये जो आपके पास प्रॉफिट बच जाता है, ये 200 रुपए अगर कंपनी ने अर्न कर लिया तो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिटेन अर्निंग में और डिविडेंड में। रिटेन अर्निंग फ्यूचर के लिए उसमें से कुछ पैसे लेट से वो कहते हैं कि 150 रुपए फ्यूचर इस्तेमाल के लिए बचा लो, 50 रुपए डिविडेंड जो है ना अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान तकसीम कर लेंगे, क्योंकि उनको भी तो मुनाफा देना है, उन्होंने कारोबार के अंदर पैसे लगाए हुए हैं तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें यहाँ पे इन्होंने समझाई हुई आपको। फिर अगेन वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है कि आपके पास जो है ना प्रॉफिट के लिए जो नहीं बैठे होते, जिनका सेकेंडरी मकसद जो है ना मुनाफा होता है, मेन मकसद उसका क्या है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, तो वो हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो फिर अगेन वही बातें फिर रिपीट हो रही है, बिजनेस का मकसद क्या है, तो बिजनेस का मकसद क्या है, मुनाफा कमाना। तो अब वो मुनाफा कमाना क्यों उसका मकसद है, क्योंकि उसने रिस्क लिया हुआ है, उसने पैसे कारोबार में लगाए। जब एक बंदा कारोबार में पैसे लगाता है तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, इसकी जगह तो फिर वो बैंक में पैसे रखवा लेता है, इंटरेस्ट ले लेता है कि जी उसमें कोई रिस्क भी नहीं है, जिसको हम कहते हैं रिस्कलेस प्रॉफिट, कि आपको बैंक कहता है 13% आपको मिलेगा, 10% मिलेगा, बस आपको मिलता रहेगा। तो इसने तो उसको सूद करा दिया कि उसमें आपके पास ना लॉस के चांसेस हैं ना कुछ है, बस एक स्टेबल प्रॉफिट आपको मिलता जा रहा है। तो बिजनेस में हम जाते हैं इसलिए कि रिस्क होता है, तो रिस्क के लिए बदले में वो क्या करते हैं, वो ये रिवॉर्ड गेन कर रहा होता है। जब वो रिस्क ले लिया तो उसके रिवॉर्ड भी उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और वो रिवॉर्ड उसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि to achieve and maintain profitability, businesses have found that they must produce quality products, operate efficiently, and be socially responsible and ethical in dealing with customer, employees, investors, governments, regulators, and community. Because these groups have a stake in the success and outcome of the business, they are sometimes called stakeholders. Many businesses, for example, are concerned about how the production and distribution of their products affect the environment. कि फिर आपके पास कहता है कि जब बिजनेस क्या कर रहा है, कारोबार जब आप करते हो, ठीक है, ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का कोर्स इसी के ऊपर है, एथिक्स भी आप पढ़ चुके हो उसमें, ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस भी पढ़ चुके हो, उसके जो है ना कोई और लीगल रिक्वायरमेंट्स यहाँ है, वो चीज़ें सारी डिस्कस की है। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका मेन मकसद तो आपके पास प्रॉफिट है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोगों को एक्सप्लॉइट करो, ठीक है, आप जो है ना लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, आप उनको ख़राब चीज़ें बेचो, या आप क्या करो कि वहाँ पे जो है ना लेबर जो आपके पास काम कर रहा है उसको एक्सप्लॉइट करो, उसको 100 रुपए दे रहे हो, जैसे एक टाइम पे नाइकी कर रहा था कि जूता उसका जो है ना बन रहा था $5 का, और वहाँ पे वो हार्डली जो है ना $1 भी नहीं दे रहा था एम्प्लॉइज को, सुबह से रात तक वो बैठे होते थे, ठीक है, एक ही चेयर के ऊपर बैठे होते थे, खाते पीते सब कुछ एक ही जगह पे होता था, बस ताला लग जाता था, काम का टाइम पूरा होता था, उनको आज़ाद कर देता था, जानवरों की तरह कि आप जा सकते हो, फिर सुबह फिर पहुँचो, ठीक है। तो फिर ह्यूमन राइट्स और उन्होंने उसके अगेंस्ट किया कि यार ये क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेबर लॉस के अगेंस्ट है कि आप इस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें भी तो गलत है। तो एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस होना भी बड़ा जरूरी है, और आपके बिजनेस में हर एक बंदा आपके साथ कनेक्टेड है। कोई भी बिजनेस आपके पास आइसोलेशन में काम नहीं करता कि अगर आप कहेंगे यार कॉलेज है आपका तो ये जो है ना बिल्कुल अलग है, इसके साथ किसी का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, आप यहाँ पे रोड के ऊपर जो है ना गाड़ियाँ ठहरा दो, सारे स्टूडेंट्स बाहर पार्किंग करना शुरू कर दें, रोड बंद हो गया, थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाएगी, आपको कहेगी कि यार ये क्या हिसाब है, यहाँ पे रोड क्यों ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, कभी सोसाइटी वाले आपके पास आ जाएंगे, आपको कहेंगे यार हमने भी तो जाना है ऑफिस के लिए, तो आपका कॉलेज ही तो यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, तो उनको तकलीफ होगी कि नहीं होगी, ठीक है। फिर इस तरीके से आप यहाँ पे लाउड म्यूजिक लगाते हो, साइड पे हॉस्पिटल है, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो क्या हुआ, वो डायरेक्टली आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हॉस्पिटल की यहाँ पे इतनी ज्यादा गाड़ियाँ ठहर जाए, कॉलेज के गेट के सामने ठहर जाए, कैसे आओगे, तो फिर भी यहाँ पे इफेक्ट हो रही होगी नहीं। तो एक ना एक तरीके से कोई ना कोई आपको एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है। तो उसकी भी आगे इन्होंने डिस्कशन की हुई स्टेक होल्डर्स की, कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं और हम उनको भी स्टडी करेंगे। तो कहते हैं कि अगर आप बिजनेस को देखो तो बिजनेस क्या करता है, अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा कुछ प्लान्स बनाता है, कुछ चीजें उसके लिए जो है ना वो डिसाइड करता है। वो ये नहीं होता कि ब्लाइंडली बस वो काम करे, बल्कि वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए एक प्लान बनाता है, पूरा एक मैप बनाता है,
जिसके ऊपर वो काम करते हैं। कल भी मैंने आपको कहा कि अगर आप जब कंपनी को रजिस्टर करते हो तो ये नहीं है कि आप जाते हो उसको कहते जी रजिस्ट्रेशन फीस वाला बस हो गई। आप ICAP की रजिस्ट्रेशन कराते हो तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो कि नहीं कराते, एक भी तस्वीर कम या ज्यादा हो गई तो बस वो डायरेक्टली क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, डिफिशिएंसी लेटर आ जाता है। सेम जब आप बिजनेस रजिस्टर करते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, आप उसके लिए कुछ प्लान्स, कुछ जो है ना अपने जो है ना एम्स बताते हो, गोल्स बताते हो और उसी के ऊपर सारी की सारी डिस्कशन की कि विजन है, मिशन है, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, फिर टैक्टिकल है, फिर ऑपरेशन है। ये तीन तो आप लोगों ने जो है ना लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज पढ़ी होंगी, ठीक है, जो इस किस्म की पिरामिड की सूरत में है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्ट्रेटेजिक है, यहाँ पे आपके पास टैक्टिकल है, यहाँ पे ऑपरेशनल है। स्ट्रेटजी कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 10 साल 15 साल 20 साल के प्लान्स होते हैं जो कौन बनाती है, टॉप मैनेजमेंट बनाती है। टैक्टिकल कौन बनाता है, मिडिल लाइन मैनेजर बनाते हैं जो 5 साल 2 साल 3 साल इस किस्म के प्लान्स होते हैं। ऑपरेशनल कौन से होते हैं, 1 साल के अंदर या 1 साल से कम ड्यूरेशन वाले जितने भी प्लान्स होते हैं उसको हम ऑपरेशनल कहते हैं। तो वो ऑन हैंड उन चीजों को परफॉर्म कर रहा है कि आप कहते हो कि मुझे जो है ना 2 सालों के अंदर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब ये प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में काम कौन करेगा, ये बंदा करेगा कि नहीं करेगा, ऑपरेशन वाले उसको 2 सालों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले साल में हम क्या क्या करेंगे उसकी खातिर, फिर अगले साल में हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले साल के अंदर वो क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमने उसका प्रोटोटाइप बनाना है, एक सैंपल डिजाइन बनाना है, वो डिजाइन बन गया, एक्सेप्ट हो गया, अप्रूव हो गया, उसके बाद अगले साल के लिए वो रख देंगे कि अब हमने इसको बनाना है, फिर इसको हमने सेल भी करना है और हमने क्या करना है, इतनी क्वांटिटी में बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि नहीं, क्योंकि उसके तो 1 साल के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए इन्वेंट्री है नहीं है, सामान कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, ऑपरेशन वालों का काम है। मैनेजर क्या करेगा, उसको रिसोर्सेज एलोकेट करेगा उस हिसाब से। तो ये 3 चीजें तो हमारे पास क्या हुई, कहता है कि टैक्टिकल देखो, एक्शन प्लान एंड टारगेट्स, इम्प्लीमेंटेशन टारगेट एंड बजट्स, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने उसको क्या किया, टारगेट्स दिए, ये क्या कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है, प्रैक्टिकल तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। फिर हमारे पास बच जाती हैं ये चीजें। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ, अब ये देखो, जनरल ओवरऑल एम्स, स्पेसिफिक ओवरऑल एम्स, ठीक है। अब इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको डेफिनेशंस लिख कर दी शॉर्ट किस्म की, ठीक है, कि मिशन विजन क्या है। विजन स्टेटमेंट से बात स्टार्ट होती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि अपने जब आप उसके अंदर रिपोर्ट उठाते हो तो उसके स्टार्ट में उसका एक विजन स्टेटमेंट पड़ा होता है, 2 लाइनों का 3 लाइनों का एक स्टेटमेंट पड़ा होता है जो उसका जो है ना फ्यूचर बताता है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि जी आपका विजन क्या है, क्या बनना चाहते हो, तो आप उसको कहते हो कि जी मैं जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितने स्टेप्स हैं, दरमियान में है कि नहीं है, ठीक है। तो अब वो आपका विजन है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, इस दौरान आप उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए हमने क्या कहा कि मिशन होगा, कि फंडामेंटल पर्पस और रीजन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि आप यहाँ पे सीए में बैठे हुए पीआरसी में, ये आपका मिशन है कि नहीं है कि आप इसको अचीव करो, इसके बाद आप अपने विजन के करीब पहुंचो। उसके लिए फिर आपने क्या किया हुआ है, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ठीक हो गया। आप क्या करते हो कि टारगेट्स अपने लिए सेट करते हो, ठीक है, कि आप एक रीजनेबल टाइम के अंदर उसको जो है ना अचीव कर सको। अगर वो रिलेटिव नहीं होंगे, रिलेटेबल नहीं होंगे, तो उसका फायदा नहीं है। आप स्टडी करते नहीं हो, आप पीआरसी में तो बैठ गए, मिशन आपने स्टार्ट कर दिया कि जी मैं जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, लेकिन आप उसके लिए जो है ना कोई टारगेट आपका नहीं है कि मैंने पीआरसी कब खत्म करनी, मैंने पेपर कब देना, पास करना है, कब पास करना है, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्टिव है नहीं, तो कैसे अचीव करोगे। तो आपके पास क्या हुआ, स्पेसिफिक हो गया कि नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या हुआ, स्पेसिफिक हो गया, कि आपने उसके लिए सेट कर दिया कि मैंने पीआरसी को इस टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। गोल आपका क्या है कि मैं 1 साल के अंदर पीआरसी को खत्म करना चाहता हूं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो वो थोड़ा सा जनरल हो गया कि नहीं। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि आपके पास यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमने विजन लिखा, ठीक है। फिर हमने कहा कि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव में देखो कि स्पेसिफिक टारगेट्स है, कि कंपनी अपने लिए क्या करता है, कुछ टारगेट सेट करता है। और गोल्स को अगर आप देखो तो कहते हैं कि गोल्स आर यूजुअली ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स एंड मे एनकम्पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, कि गोल्स आपके पास क्या होंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स उसमें होते हैं। बहुत से ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड करिए, जी पीआरसी जो है ना मैंने इस पेपर को इतने टाइम में निकालना है, इस पेपर को इतने टाइम में निकालना है, इस पेपर को इतने टाइम में, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, आपकी गोल के करीब कर रहे हैं। तो आपका एक गोल अचीव हो गया, पीआरसी कंप्लीट हो गई। दूसरा गोल क्या हुआ, अचीव कैफ करना है, तो कैफ के लिए फिर आपने क्या कर दिया, हर एक पेपर वाइज आपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए। वो सारी चीजें मिलके क्या कर रही है, आपके इस मिशन के साथ रिलेटेड है कि नहीं। अगर आप वहां पे साइड पे बीबीए स्टार्ट कर रहे हो और आप कहते हो मेरी जो है ना कैफ खुद ब खुद होगी, तो नहीं हो सकता। मिशन भी तो वही होना चाहिए ना जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ रेलेवेंट होगा, और वही मिशन फिर आपको क्या करेगा, आपके विजन तक पहुंचाएगा।
तो कंपनी एक ख्वाब देखती है, ठीक है, उस ख्वाब के लिए वो एक काम शुरू करती है, उस काम के लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ जनरल उसके टारगेट सेट करता है और फिर उसी टारगेट्स में से वो क्या करते हैं, उसको स्पेसिफिक बनाता है और फिर उन्हीं स्पेसिफिक गोल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू वो जो है अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 5 सालों में हमने क्या करना है, 4 सालों में क्या करना है, फिर मैनेजर उसको क्या करता है, अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि साल ब साल मैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और फिर जो लोअर स्टाफ है वो इसको क्या करता है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता है ताकि वो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। क्लियर हो गया ये सब? यहाँ पे फिर इन्होंने आपको दिया हुआ है कि स्टेटमेंट, तो कंपनी क्या करती है, अपना स्टेटमेंट तो वहां पे दे देती है आपको। जैसे आप कहते हैं कि हबीब बैंक्स विजन स्टेटमेंट क्या है, enabling people to advance with confidence and success। कोई टाइम फ्रेम है इसमें? कोई नहीं, एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वो चाहते हैं कि हर एक बंदे को वो क्या करें, लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, एडवांस फैसिलिटीज प्रोवाइड करें ताकि वो क्या हो सके, वो कॉन्फिडेंस और सक्सेस के साथ वहां पे आ सके, लोग हमसे लोन ले सके, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो सके। अब वो ट्रस्ट बिल्ड होने में कितना टाइम लगता है, कब तक अचीव होगा, एक जनरल स्टेटमेंट। अब ये तमाम लोगों का जिक्र कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पेशावर के यहाँ पे वर्ड नहीं इस्तेमाल किया कि पेशावर के लोग ये कर रहे हैं, बल्कि क्या है, जनरल उनका एक स्टेटमेंट है। फिर इस तरीके से कोका कोला का विजन देखो, our vision serve as the framework for our roadmap and guides every aspect of our business by describing what we need to accomplish in order to continue achieving sustainable quality growth। अब क्या कर रहा है कोका कोला, उसको फ्रेमवर्क बता रहा है कि हमारे बिजनेस के लिए क्या है कि एक रोड मैप का तो काम दे रहा है, गाइड करता है हमें कि यार हम अपने टारगेट से हटे नहीं, हम अपने आप को यहाँ पे चाहते हैं। कहाँ पे चाहते हैं? अगर आप पीपल वाइज देखें तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट लोगों को प्रोवाइड करें जहाँ पे हमारे लोग खुशी से काम करना चाहें। अगर हम उसको जो है ना पोर्टफोलियो वाइज करें, प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो हमारे प्रोडक्ट में बहुत से जो है ना डिफरेंट एरियाज टारगेट हो सके, स्नैक भी हो, जो है ना कोक भी हो आपके पास, फिर उसके बाद और भी पेप्सी वगैरह में और भी कोई चीज़ें हमारे पास हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। पार्टनर्स जो उसके साथ सप्लायर और कस्टमर है, उनके लिए भी उन्होंने क्या कहा हुआ है, वो चाहते हैं कि वो भी उनके साथ क्या करें, म्यूचुअल एंड्योरिंग वैल्यू क्रिएट करें, कि ना खत्म होने वाला एक रिजल्ट प्रोड्यूस करें। उसके बाद फिर कहते हैं कि प्लैनेट सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ठीक है, तो कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहते हैं, जो क्या करना चाहता है, सस्टेनेबल कम्युनिटीज बिल्ड करें, वो लोगों की भलाई के लिए भी काम करिए। जो कोक स्टूडियो वगैरह बनाए हुए क्या सोसाइटी क्रिएट की हुई है, ठीक है, उसके साथ लिंक है लोग, तो वो चीज क्या कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट, सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन, वो भी एक एस्पेक्ट उसका चल रहा है। एंड देन लास्ट में प्रॉफिट के बारे में कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स चाहिए ओनर्स के लिए, ठीक है, while being mindful of our overall responsibilities, कि हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलें। इतनी चीजें हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, पार्टनर्स के लिए कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स को हम नहीं भूलें, उनको भी हम क्या करेंगे, एक प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। और प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, बी अ हाईली इफेक्टिव लीन एंड फास्ट मूविंग ऑर्गेनाइजेशन, कि हम बहुत ही शार्प फास्ट जो है ना रिएक्टिव मार्केट के रिस्पॉन्स के साथ हम चलते रहेंगे, हम प्रोएक्टिव स्टेप्स लेंगे, जैसी मार्केट में नीड अराइज होगी हम वहां पे पहुंच के अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल बनाएंगे। तो क्या हुआ, डिफरेंट एस्पेक्ट में हो सकता है, कोई शॉर्ट एक स्टेटमेंट में कर सकते हैं जैसे अभी बैंक ने किया, कोई उसको लॉन्ग में स्टेटमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मिशन को देखो, तो मिशन में आपको क्या कहा हुआ है, कहते हैं कि मिंट्सबर्ग ने मिशन को डिस्क्राइब किया, कहते हैं कि डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन बेसिक फंक्शन इन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इट प्रोड्यूसेस फॉर इट कस्टमर, कि सोसाइटी में वो क्या बना रहा है, कि लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल कर रहा है। तो वो ऑलरेडी हमने क्या कहा कि उसका मेन मकसद क्या है, वो मार्केट में क्यों बैठा हुआ है, ड्रिंक्स बनाने के लिए बैठा हुआ है, ड्रिंक्स किस लिए बैठा है, रिफ्रेशमेंट के लिए बना रहा है, तो वो उसका क्या है, मेन मकसद है जिसके लिए वो बैठा हुआ है। तो कहता है कि जब आप मिशन स्टेटमेंट बनाते हो तो ये क्वेश्चंस आपने उसमें आंसर करने होते हैं मिशन स्टेटमेंट में, कि व्हाट इज आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है, व्हाट इज आवर वैल्यू टू द कस्टमर, कस्टमर के लिए हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हमारे पास है व्हाट विल आवर बिजनेस बी, और वो होगा कैसे, ठीक है, एंड देन व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, और किस चीज से मुतालिक होगा। मैं कहता हूं कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना चाहता हूं, अब वो रिफ्रेशमेंट किस सूरत में हो, कैसे होनी चाहिए, क्या करेंगे उसके लिए हम, ये सवालों के जवाब उसका क्या करेगा, वो मिशन स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा। अब सेम अगर आप देखो तो वो इससे थोड़ा सा लेंथी भी होता है मिशन स्टेटमेंट, देखो, और स्पेसिफिक भी हो गया। अब सेम अभी बैंक है, कहते हैं कि टू मेक आवर कस्टमर प्रॉस्पर, आवर स्टाफ एक्सेल एंड क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। अब क्या करें, स्पेसिफिक हो गए कि नहीं, किन के लिए हम काम करें। वहां पे लिखा था पीपल कि एडवांस लोन, कि लोन हमारा फैसिलिटी है, लेकिन हमारा मिशन क्या है कि हम क्या करें, कस्टमर खुशहाल हो,
हमारा स्टाफ भी ग्रो करे और हमारे शेयर होल्डर्स भी वो भी हमारे साथ वैल्यू क्रिएट करें। वैल्यू क्रिएशन क्या उसके लिए हम प्रॉफिट जनरेट करें, इसलिए हम मार्केट में बैठे। कोका कोला में देखो यहाँ पे अब चेंज हो गई बात उसकी कि our roadmap starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serve as a standard against which we weigh our actions and decisions. कि हमने इसको क्या किया हुआ है, एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड रखा हुआ है। क्या स्टैंडर्ड है जी? हमने क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी, हमने जो है ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर कैसे काम करना है, हमने जो है ना क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है, उसके साथ चल रहा है। सो कहते हैं कि पहली बात टू रिफ्रेश द वर्ल्ड, लोगों को रिफ्रेश करना। सेकंड टू इंस्पायर मोमेंट्स of optimism and happiness to create value and make difference, कि हम अपने आप को दूसरों से अलग करेंगे, खुशी बांटेंगे और हम क्या करेंगे कि डिफरेंट मोमेंट्स में अपने आप को जो है ना प्लेस करेंगे। तो खुशी के मोमेंट्स में देखो तो कोका कोला के ऐड में बता रहा होता है, म्यूजिक के साथ उन्होंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्रिकेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कभी किस इवेंट के साथ उसको लिंक कर देते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, अपने मिशन के साथ कनेक्टेड है और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हमारा ये रोड मैप है जिसको हम फॉलो करते हैं। वर्ल्ड बैंक का अगर आप देखो मिशन स्टेटमेंट तो कहते हैं कि आवर ड्रीम इज वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, कि हम चाहते हैं कि हम जो है ना गुर्बत को खत्म कर दें, टू फाइट पॉवर्टी विद पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म फॉर लास्टिंग रिजल्ट्स, कि हम जो है ना पॉवर्टी के खिलाफ लड़े प्रोफेशनलिज्म से, ये नहीं कि हम जो है ना लोगों को मारे या लूट मार करें, बल्कि हम क्या करें प्रॉपर तरीके से लोगों की हेल्प आउट कर सकें। फिर उस तरीके से कहते हैं कि टू हेल्प पुअर पीपल themselves and their environment by providing resources, sharing knowledge, building capacity and forging partnerships in the public and private sectors, कि अब हम ये नहीं करेंगे कि उनको जो है ना बेनजीर इनकम सपोर्ट या इसके सबके फंड्स के लिए बैठा देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि हम उनको मौके देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, रिसोर्सेज देंगे, वो लोग खुद उसके ऊपर काम करेंगे, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे और वो क्या करेंगे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो पॉवर्टी इससे खत्म होगी कि जब हम अपॉर्चुनिटीज देंगे उनको, अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वो काम नहीं कर सकते। एंड देन टू बी एन एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन able to attract, excite, nurture diverse and committed staff with exceptional skills who know how to listen and learn, कि अब एम्प्लॉइज के ऊपर भी फोकस है कि ऐसे लोगों को हम हायर करेंगे जो चाहते हैं कि वो ग्रो करें, जो चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें, जो चाहते हैं कि अपने आप को ग्रो करें, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकें। तो हम इन लोगों के ऊपर भी फोकस करें। तो मिशन में क्या हुआ, क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो सारे के सारे आंसर इन्होंने पुट किए हुए हैं। तो फिर इसके बाद इन्होंने फिर इन्हीं चीजों को मजीद डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, बार बार रिपीटिशन ऑलमोस्ट चल रही है कि मिशन स्टेटमेंट क्या पर्पस अचीव करता है। तो पहले हमने कह दिया कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, हमारे इंटेंशन बताते हैं, कंपनी क्या चाहती है, एम्प्लॉइज के ऊपर फोकस है और गोल्स क्या है। तो हर बंदा जो पोटेंशियल स्टेक होल्डर होगा वो बंदा इस चीज में इंटरेस्ट लेगा कि कंपनी क्या चाहती है, किस तरीके से काम करना चाहती है और किन चीजों के ऊपर उसका फोकस है। फिर कहते हैं कि मिशन और विजन में क्या फर्क है। तो मिशन और विजन में हमने क्या कहा, विजन लॉन्ग टर्म के लिए, मिशन क्या है शॉर्ट टर्म के लिए कि आप कर क्या रहे हो, मकसद आपका एग्जिस्टेंस का क्या है। फिर गोल और ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए। तो कहता है कि हमारे पास जो हमारे गोल्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, एग्रीड, रियलिस्टिक और टाइम होने चाहिए। अगर आप कहते हो कि यार हमें 5 साल के अंदर मार्स पहुंचना है, ठीक है, तो मार्स कौन पहुंचे। आप कहते हो कि जी हमें क्या करना है, 2 साल के अंदर 20 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, तो क्या ये अचीवेबल है, नहीं अचीवेबल, ठीक है। हम कहते हैं कि बस यार हम जो है ना क्या करेंगे, हम एक कामयाब कंपनी बन जाएंगे, ठीक है, कब बनोगे, कैसे बनोगे, कुछ पता नहीं। तो जब कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगी तो वो क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, टू द पॉइंट बताए कि क्या चाहती है कंपनी। फिर उसके लिए मेजरेबल भी होना चाहिए कि बेंचमार्क को हम सक्सेस कहते हैं कि जी हमारी कंपनी सक्सेसफुल होगी, कैसे मेजर करोगे सक्सेसफुल, 10% 20% हम अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे। एग्रीड, हर बंदा इसके ऊपर एग्री भी करे, जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो सब एग्री भी करें और आपकी जो लोअर मैनेजमेंट है वो भी एग्री करे, क्योंकि अगर वो चीज़ अचीवेबल उनके लिए नहीं है तो फिर कैसे करोगे। एंड देन आपके पास रियलिस्टिक, हकीकत पे मबनी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कहते हो कि यार हम एक ऐसी गाड़ी बना कर दो जो उड़े, ठीक है, अब वो कहेंगे कि जी गाड़ी उड़े कैसे, जहाज बनाए, क्या करें, ठीक है। तो अब वो चीज़ जो है ना उनके लिए कोई भी आपके साथ एग्री नहीं करेगी। हो जाएगा थोड़ा रियलिस्टिक हो के हमें बताओ कि उसमें क्या फीचर्स हो, वो प्लेन हो, क्या हो, तो वो चीज़ें उसमें मेजरेबल होनी चाहिए। और टाइम बाउंड, टाइम बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उसको टाइम फ्रेम नहीं बता दे तो वो सारी जिंदगी लगे रहेंगे क्या, कि आप उसको कहते हो कि जी मुझे बस एक क्या कर दो, एक हाइब्रिड गाड़ी बना कर दे दो जो फ्यूल एफिशिएंट हो और उसकी कंजम्पशन भी बड़ी अच्छी हो और हर बंदा जो है उसको पसंद करे। कब बनानी है, बस जब आप बना दो, ठीक है, तो कोई भी नहीं बनाएगा, फिर बैठे रहोगे। तो
इसीलिए उसका टाइम बाउंड होना भी जरूरी है। जैसे इन्होंने यहाँ पे फिर ऑब्जेक्टिव्स और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा कि स्पेसिफिक टारगेट से कंपनी के बिहाफ पे कि आप अपने विजन को फुलफिल करो। तो ऑब्जेक्टिव्स और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये उससे मजीद ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। सो कहते हैं कि जैसे आप देखो कंपनी क्या कहती है, कहते हैं कि उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय 125% इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में वो 125% अपने प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहता है। सेकंड, इंट्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 3 न्यू प्रोडक्ट्स ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। 3 नए प्रोडक्ट आपके 10 सालों के अंदर आने चाहिए। फिर उसके बाद हर साल आपके पास होने चाहिए टू बिकम द मार्केट लीडर इन 4 मार्केट सेगमेंट्स विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स एंड इंप्रूवमेंट इन ईच केस फ्रॉम द करंट पोजीशन ऑफ सेकंड लार्जेस्ट कंपीटिटर इन ईच ऑफ दीज मार्केट सेगमेंट्स। कि आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि 4 मार्केट सेगमेंट्स में हमें जाना चाहिए, नए मार्केट एरियाज में हमें जाना चाहिए, ठीक है, हमें नए एरियाज कवर करने हैं। तो अब वो हमारे पास 10 सालों के अंदर करने हैं। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको फिर स्पेसिफिक करोगे कि नहीं करोगे कि अब उसको अचीव करना है। तो इन 10 सालों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे कि हर साल के हिसाब से क्या चलेगा, किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो कहते हैं कि आपके पास क्या होगा, सम स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। देयर इज अ हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। However, the main strategy objectives might be identified as critical success factors for which there are key performance indicators. Goal and objectives can therefore be used to convert entities' mission into specific strategies with strategic targets for achievement within strategic plan. कि आप इसको क्या करते हो, जो इंपॉर्टेंट होगा उसके ऊपर काम करोगे। अब जरूरी नहीं है कि आपकी ये सारी चीजें एक साथ पॉसिबल हो। अगर 10 साल के अंदर आप प्रॉफिट को इंक्रीज इसके तरीके कर सकते हो कि आप नए मार्केट में चले जाओ, नए मार्केट सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट बना लो, नए इनकम वालों के लिए जो है ना प्रोडक्ट बना लो। पहले आप प्रोडक्ट बनाते थे किसके लिए, टॉप मैनेजमेंट वाले जो है ना मालदारों के लिए बनाते थे, हाई क्लास के लिए बनाते थे। अब आपने क्या कर दिया, लोअर क्लास को भी टारगेट कर दिया। आपने जो है ना क्या कर दिया, मिडिल क्लास वालों को भी टारगेट कर दिया। आपने क्या कर दिया, जेंडर वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोडक्ट को। तो फिर भी तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ कि नहीं। आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, बल्कि क्या हुआ, उसी में ही आपके टारगेट्स अचीव होने के। तो डिवाइड करता है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से, कौन से अचीवेबल है, कौन से पॉसिबल है और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कौन से। तो हमने उसको मिशन के साथ देखना है कि अगर हमारा मिशन विजन अचीव होता है तो हम उसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। कहते हैं कि कौन डिसाइड करता है मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने स्ट्रेटजीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि विजन और मिशन कौन सेट करते हैं, जो कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, जो इसका खातिर है, जो उसके ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो अपना एक विजन बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमें कहाँ पहुँचना है। फिर डायरेक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, मिशन वगैरह को लेकर चलते हैं। और फिर उसके बाद साथ साथ वो चीज़ें मिशन स्टेटमेंट जो है ना अपडेट होती जाती है। जैसे जैसे आपकी मिशन कंप्लीट हो जाती है आप उसको रिवाइज करते जाते हो। ऑब्जेक्टिव्स आपकी चेंज होते हैं। अब जैसे पहले आपका बिजनेस था, वो क्या करता था, प्रोडक्ट बनाता था। अब आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आपका मिशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब आप प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना, जो आपका मिशन था उसको रिवाइज करके फिर मिशन की भी बात, उसमें सर्विसेज की भी जिक्र करोगे कि हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कैसे, गोल्स कैसे अचीव होंगे, कैसे फैक्टर सेट करोगे, तो सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। आपके पास फीडबैक होना चाहिए, सबकी विलिंगनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लोग एग्री नहीं कर रहे, विलिंग नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे अचीव करोगे, ठीक है। तो जब आप क्या कर रहे हो कि गोल सेट कर रहे होगे, तो हर एक की तरफ से कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। हर एक बंदे के पर्सनल गोल कंपनी के गोल के साथ मैच होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे, लाइन नहीं है, तो फिर वो भी चीज़ अचीवेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो जो है ना, लोग कहेंगे कि हम नहीं करना चाहते, ये कहेंगे नहीं हम ये करना चाहते हैं, तो अलग नहीं होनी चाहिए। तो गोल सेटिंग प्रोसेस में सारे के सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और हम क्या करेंगे, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेंगे। कहते हैं कि मसले क्या आते हैं गोल सेटिंग में। तो एक तो ये बात है कि ज्यादातर जो है ना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाए तो भी अचीव नहीं होते, कि बहुत ही टफ टाइम आपको दे दिया जाता है कि आपने इतने ज्यादा चीजें अचीव करनी है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। या बहुत ही आसान बना देते हो तो वो भी लोग नहीं करते, यार ये तो गपशप पे बस देखा जाएगा आखिरी दिन पे। एक मीडियम लेवल के ऊपर, मीडियम लेवल के ऊपर आपने क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं जो अचीवेबल भी हो सके और टाइम आउट भी होने चाहिए। इसके अलावा कहता है कि कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। तो कहता है कि नैरो फोकस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपके पास स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। और अगर आप इसको जो है ना एम्प्लॉइज़ के ऊपर ज़्यादा इंप्लीमेंट करोगे और बार बार गोल बाउंड कर दोगे, तो वो लोग स्ट्रेस में चले जाएंगे, वो लोग उस चीज़ को उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसे आप ऑब्जेक्टिव चाहते हो। एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, एक टाइम बाउंड सिस्टम बनाओ और हर एक को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करो। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, हर एक बंदा अपने टास्क साथ लिंक हो जाएगा, तो फिर वो आसानी से अचीव हो सकता है। यहाँ पर फिर इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि किस तरीके से
आपने क्या करना है कि गोल्स को देखना है, नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए उन्होंने गोल दिए हुए हैं, तो फिर उसके साथ इन्होंने क्या किया हुआ है, आपको जो है ना एग्जांपल दूसरे भी दी हुई है जो आपको बेसिकली बताता है कि किस तरीके से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो कहते हैं कि आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स नॉर्मली हैं, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को कोई देखता है, कोई कस्टमर के ऊपर फोकस करता है, कोई रिटेंशन के ऊपर, कोई एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करता है कि हमने किस तरीके से इन चीज़ों के लिए जो है अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं। पेपर के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके पास 3 या 4 सवाल आते हैं, आपने जो है ना मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट्स आपको दी होती हैं, आपसे पूछा जाता है कि यार ये विजन स्टेटमेंट है या मिशन स्टेटमेंट है। पहला तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, आपको कहा जा सकता है कि क्या ये जो ऑब्जेक्टिव कंपनी का है क्या ये स्मार्ट है कि नहीं, तो फिर आप उसमें देखोगे कि वहाँ पे वो चीज़ आपके पास ये स्मार्ट की क्राइटेरिया पे मीट हो रही है कि नहीं हो रही, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अटेनेबल है कि नहीं। फिर एक आसान सा MCQs आता है स्मार्ट वाला, ठीक है, आपको कहा जाता है कि स्मार्ट के डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो जो मैंने आपको कहा था कि विच 2 आर करेक्ट, विच 2 आर नॉट करेक्ट, विच 3 आर करेक्ट, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास स्मार्ट का आ जाएगा कि एक्सेप्ट दिस, ठीक है, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट दिस। तो फिर आप उसमें से देखोगे स्पेसिफिक की जगह पे वो कोई और वर्ड लेकर दे देगा, ठीक है, स्पेशल लिख देगा, टाइम मेजरमेंट की जगह पे आपको क्या कर देगा, टाइम बाउंड की जगह पे वो आपको कह देगा कि जी अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। फिर आपके पास हो सकता है कि वहाँ पे स्पेसिफिक की जगह पे वो आपको लिख देता है, स्पेशल पर्पस कर देता है, ठीक है, तो आपने बड़े एहतियात से उसको देखना होगा। तो ये 3 MCQs इसमें से 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, इस पोर्शन से कंफर्म आपके पास क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये ऑलरेडी हमारे पास जो है ना 4 किस्म के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स हैं जिसको आप यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में, इसको डिटेल से पढ़ोगे, जिसके ऊपर हम जो है ना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास जो है ना देखो पहले लेबर है तो क्या करता है, वो मजदूरी हासिल करता है, ठीक है, कहाँ से हासिल करता है, वो कंपनी चलती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा है। फिर आपके पास जो है ना लैंड है, तो वो ज़मीन के ऊपर लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग भी बना सकते हैं, रेंट भी ले सकते हैं उसके ऊपर, उसको बेच के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है, ठीक है, कैपिटल आ जाता है, तो आपके पास पैसे हैं, आपने उसको बैंक में रखवाए हुए, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट गेन कर रहे हो, वो भी आपके पास एक रिसोर्स है। और चौथा हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस से आप क्या करते हो, प्रॉफिट अर्निंग करते हो। तो ये हमारे पास क्या है, 4 रिसोर्सेज है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो कंपनी नॉर्मली इस्तेमाल करती है और जहाँ से वो प्रॉफिट्स गेन करती है। ठीक है।